जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम BHIC 134 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, BHIC 134 में हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं। टाइम पीरियड है 1707 से 1950 के बीच का इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन करवा दें। तो इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो है हम इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। यदि आपको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं, रिवीजन अच्छा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 बताएंगे जो आपको एक टिप्पणी लिखने वाली प्रश्न में आ जाता है। 100 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा और पर क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा और टोटल 5 क्वेश्चन है तो 30 नंबर। तो हो सकता है इसी में से 2 क्वेश्चन आपको देखने आपके एग्जाम में मिल जाए, तो आप इस वीडियो को देखे होंगे, देख के जाएंगे तो इसी में से आएगा तो आप लिख पाइएगा। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों का आपका रिविजन हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो वीडियो में बताने वाले हैं, रैयतवाड़ी प्रणाली। दूसरा है प्राच्यवाद। तीसरा है 19वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में सामाजिक, आर्थिक और सुधार आंदोलन पर टिप्पणी करना है। चौथा प्रश्न है नरमपंथी और चरमपंथी गुट, जो कांग्रेस से अलग हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। पांचवा है कैबिनेट मिशन योजना पे टिप्पणी करना है। तो इन तीनों पांचों प्रश्नों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। 100 शब्दों में रहेगा, पर क्वेश्चन 6 नंबर का रहता है, तो टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं। पहला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, रैयतवाड़ी आप यदि पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो एक भू राजस्व व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा, जो अधिकतर हमें मद्रास, मुंबई और असम के क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। और इसको टॉमस मुनरो ने लागू किया था 1820 ईस्वी में। तो मोटा मोटी समझाए और आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, कंपनी ने अपने खर्चों की पूर्ति एवं अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा करों के निर्धारण और वसूली के लिए नई प्रकार की भू राजस्व प्रणालियों कायम की। अस्थायी बंदोबस्त के पश्चात, अस्थायी बंदोबस्त भी एक तरह से भू राजस्व व्यवस्था थी ब्रिटिश का, के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर 1820 से 27 तक रहा था टॉमस मुनरो, तत्कालीन गवर्नर द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया। बम्बई में इस व्यवस्था को लागू करने में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर 1819 से 27 तक में जो रहा था, लिप्टनसन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में। तो रैयतवाड़ी देख लिए, आइए आप प्राच्यवाद समझते हैं। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राच्यवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्राच्यवाद जो है एक तरह से हम मोटा मोटी समझा रहे हैं। प्राच्यवाद शब्द होता क्या है कि भारत के जो है, जो जो पढ़ा लिखा वर्ग है और अंग्रेजों का जो पढ़ा लिखा वाद है, दोनों में जो कंट्राडिक्ट होता था, उसी को प्राच्यवाद समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसको विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्राच्यवाद 18वीं और 19वीं शताब्दी का पश्चिमी विद्वानों का अनुशासन, जिसमें एशियाई समाजों की भाषाओं, साहित्य, धर्मों, दर्शन, इतिहास, कला और कानूनों का अध्ययन शामिल था। इस तरह की विद्वता ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में व्यापक बौद्धिक और कलात्मक हलकों को भी प्रेरित किया और इसलिए प्राच्यवाद एशियाई या ओरिएंटल चीज़ों के लिए सामान्य उत्साह को भी निरूपित कर सकता है। प्राच्यवाद ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों और विद्वानों के एक समूह के बीच विचार का एक स्कूल था, जिन्होंने तर्क दिया कि भारत को अपनी परंपराओं और कानूनों के अनुसार शासित किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन लोगों के एंग्लिकनवाद का विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि भारत को ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार शासित किया जाना चाहिए।
20वीं सदी के मध्य में प्राच्यवादियों ने अपने काम का वर्णन करने के लिए इसे ओरिएंटलिज्म के औपनिवेशिक और नव औपनिवेशिक संघों से दूर करने के प्रयास में एशियाई अध्ययन शब्द का समर्थन करना शुरू कर दिया। जो प्राच्यवाद के संदर्भ में ये चीज़ हम समझ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 19वीं शताब्दी जो है पश्चिमी भारत में जो है एक सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, जिसमें आप विद्यासागर को देख सकते हैं, जो विधवा पुनर्विवाह में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजा राम मोहन राय देख सकते हैं, रामकृष्ण मिशन को देख सकते हैं। 19वीं सदी जो है एक तरह से सामाजिक आर्थिक सुधार का एक आंदोलन के रूप में हमें देखने मिलता है। देखिए 19वीं शताब्दी, इसको आइए विस्तार से समझते हैं। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे, न कि विशुद्ध धार्मिक आंदोलन। बंगाल के राम मोहन राय, महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख जो लोकहितवादी थे, और आंध्रा के वीरेशलिंगम जैसे सुधारकों ने धार्मिक सुधारों की वकालत की, जो राजनीतिक फायदों और सामाजिक सुख के लिए की थी। इन आंदोलनों और उनके नेताओं के सुधार परिप्रेक्ष्य की विशेषता उनकी इस मान्यता में थी कि धार्मिक और सामाजिक समस्याओं में अंतर्संबंध है। उन्होंने धार्मिक विचारों के प्रयोग द्वारा सामाजिक संस्थाओं और उनकी परंपराओं में बदलाव लाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए केशव चंद्र सेन ने देवत्व की एकता और मानव मात्र में भाईचारे की व्याख्या समाज में जातिभेद मिटाने के लिए की थी। कौन? केशव चंद्र सेन ने। और इसमें महत्वपूर्ण हमें देखने मिलता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन उत्तर भारत की ओर से। आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। देखिए सामाजिक कार्यों द्वारा सुधार करना थी, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों से स्पष्ट होता है उन लोगों को बिना सहायक सामाजिक कार्यों के विरुद्ध बुद्धिजीवी प्रयासों की सीमित सीमा को स्पष्ट ज्ञान था। उदाहरण के लिए विद्यासागर ने विधवा विवाह की वकालत सिर्फ प्रवचनों और किताबों के प्रकाशन द्वारा करके ही खुश नहीं थे, वह वह ग्राउंड पे भी उतार के ये चीज़ देखना मतलब किए थे। शायद आधुनिक युग में भारत ने उनके रूप में सबसे महान मानवतावादी को जन्म दिया, जिसने अपने को विधवा विवाह की समस्याओं से जोड़ लिया, और 1860 ईस्वी में पहला वह विधवा पुनर्विवाह करवाया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, और अपनी पूरी जिंदगी शक्ति और धन इसी कार्य में लगा दिए, विधवा पुनर्विवाह करने में। तो तीसरा भी देख लिए, आइए चौथा देखते हैं, नरमपंथी और चरमपंथी आंदोलन। नरमपंथी और चरमपंथी दल। देखिए नरम दल अपने जीवन के प्रारंभिक काल में कांग्रेस के घोषित लक्ष्य थे देश के विभिन्न भागों में देशहित के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाना, जाति, धर्म तथा प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता का विकास करना, महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर समितियों का संग्रह करना तथा उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिसके द्वारा भारत के राजनीतिक देशहित में कार्य करे। उन दिनों कांग्रेस में उदार तथा नरम राष्ट्रवादियों की प्रधानता रही रही जो कांग्रेस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन की क्षमता में बहुत अधिक विश्वास रखते थे। नरम दल। आइए चरमपंथी दल। चरमपंथी दल या गरम दल देखते हैं। देखिए गरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों के मतभेद के कारण उपजा एक भाग था, जिसके नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल थे। गरम दल के नेता। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस के नरम दल के लोगों के साथ इस दल के स्पष्ट विरोध सामने आए। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप 1905 में हुई, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। गरम दल नेता अरविंद घोष, लोकमान्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल तथा लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरमपंथ सिर्फ इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। आइए अब देखते हैं कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन योजना जो अंग्रेजों के द्वारा भारत जून जून 1946 ईस्वी में भेजा गया था संविधान को निर्माण करने के लिए। देखिए, ब्रिटिश अनुमान के अनुरूप मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा सीमित सीमित चुनावों में अपने अपने रूप में सफलता प्राप्त करने के साथ ही इटली सरकार ने बगैर कोई समय नष्ट किए उनसे बातचीत का दौर आरंभ कर दिया। 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य, जिसमें भारत के लिए उस टाइम जो राज सचिव थे पैथिक लॉरेंस, व्यापक बोर्ड के अध्यक्ष स्टुअर्ट क्रिप्स तथा नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। देखिए, ये तीनों आप जरूर याद रखिएगा। कैबिनेट कैबिनेट मिशन में ये तीनों जो है काफ़ी बार बीपीएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, का एक उच्च स्तरीय मिशन भारत में समझौते द्वारा शांतिमय ढंग से सत्ता हस्तांतरण के तरीके ढूंढने भारत भेजा गया। अतः जून 1946 में भारत के संवैधानिक भविष्य को निर्धारित करने तथा अंतरिम सरकार पर निर्णय लेने के उद्देश्य से वायसराय की सहायता से भारतीय नेताओं के साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मिशन जो है भारत आ पहुंचा था। तो पांचों क्वेश्चन देख लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।